Rahim. Welcome to the class of political science. Yesterday we have started historical evolution of the state, जिसमें हमने different उसकी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, ट्राइबल किंगडम के बारे में पढ़ा था, ओरिएंटल एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट वाज ग्रीक सिटी स्टेट्स और पॉलिस। ग्रीक सिटी स्टेट्स, ग्रीक इवॉल्व न्यू टाइप ऑफ स्टेट्स कॉल्ड पॉलिस। इन्हें पॉलिस भी कहा जाता था ग्रीक में। Divided by sea and mountains into the innumerable islands and valleys, and they were interested in politics and philosophy. The search for the truth and virtue evolved from monarchy to aristocracy and finally to democracy in Athens. अब ये है कि इसमें जो फ़िलासफ़ी थी, डिफरेंट जितने भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस या जो प्लेटो हैं, दे बिलोंग टू ग्रीक। और ये दे इनकी फ़िलासफ़ी जो थी, दे वर सर्चिंग फॉर द ट्रूथ एंड वर्च्यू। एंड जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम था, फर्स्ट देयर वाज मोनार्की कन्वर्ट होती है एरिस्टोक्रेसी में। मोनार्की मीन्स सिंगल पर्सन रूल। देन एरिस्टोक्रेसी के जिसमें फ्यू पीपल का रूल आ जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग रूल करते हैं। और फाइनली डेमोक्रेसी, और एथेंस में बाद में डेमोक्रेसी आ जाती है। तो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द डिस्पोटिक रूल बट लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फ्री इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स इन द गवर्नमेंट, विच मीन्स डेमोक्रेसी। एथेंस के अंदर फ्री इक्वल पार्टिसिपेशन होती है स्टेट के अंदर लोगों की, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर होता है। बिल्कुल वही जो कॉन्सेप्ट था वो एथेंस के अंदर था। और एथेंस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है, दैट देयर वाज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी होती है वो डायरेक्ट होती है और सिटीजन्स की बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। और पॉलिटिकल राइटिंग्स ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर गुड एडवाइजेस गिवन टू देयर फेलो सिटीजन्स। और अपने फेलो सिटीजन्स के लिए इनकी फ़िलासफ़ीज़ में काफ़ी एडवाइसेस हैं आइडियल स्टेट के बारे में, कि आइडियल स्टेट जो है वो कैसी होनी चाहिए। उसके बाद इसके डिफेक्ट्स क्या क्या थे। एक इसका डिफेक्ट ये था कि क्लासेस एंड पार्टीज़ क्वारल विद वन अनदर, क्योंकि वहाँ पर पार्टी सिस्टम राइज हो जाता है डेमोक्रेसी की वजह से, तो वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जो सिटी स्टेट्स आल्सो फॉट विद वन एंड अदर। दूसरी तरफ आप एथेंस है, उसमें डेमोक्रेसी होती है और स्पार्टा में डिक्टेटरशिप होती है। तो एथेंस एंड स्पार्टा हमेशा एक दूसरे से वॉर में रहते हैं। दे कुड नेवर यूनाइट इनटू द सिंगल ग्रीक सिटी स्टेट। तो ग्रीक स्टेट, अब डिफरेंट जो छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स, वो हमेशा उसी तरह से रहती हैं, वो यूनाइट होकर एक ग्रीक स्टेट नहीं बनती। देयर क्योज इनेबल्ड द किंग ऑफ द मैसिडोनिया एंड रोम टू डिफीट देम, एंड स्लेव्स, वोमेन एंड एलाइज वर नॉट गिवन द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। और उनका जो आपस में क्योज होता है, उस वजह से जो रोम के या मैसिडोनिया का किंग होता है, वो उनको डिफीट कर देता है और अपनी रोमन एम्पायर में शामिल कर देते हैं। और जो स्लेव्स वोमेन होते हैं, उनको बिल्कुल भी राइट, सिटीजनशिप का राइट नहीं होता। लाइक आर्यंस, दे कंसिडर दैमसेल्फ मोस्ट सिविलाइज एंड अदर एज बारबेरियंस। अपने आप को वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज समझते हैं और दूसरों को वो बारबेरियन समझते हैं। सो दे वर गेट डिफीटेड। दे कुड नॉट डिवेलप लॉ एज रोमन डेट। उनका कोई लॉ सिस्टम डिवेलप नहीं होता जैसा कि रोमन एम्पायर में होता है। तो अब ये होता है कि जब रोमन एम्पायर में रोमन एम्पायर कंकर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ग्रीक सिटी स्टेट्स भी आती हैं, जिनको कंकर करके वो रोमन एम्पायर में ऐड कर देता है। Ancient Italy, like Greece, was also dated with number of the city states, among which that of the Rome. अब जो इटली की तरह ग्रीस जो था, इसमें भी नंबर ऑफ़ सिटी स्टेट्स थी, जिसको रोम में इंक्लूड कर दिया गया था। रोम आल्सो बिगेन एज मोनार्की। अब रोम के अंदर भी पहले मोनार्की होती है, देन एरिस्टोक्रेसी एंड फाइनली एन एम्पायर। तो ये मोनार्की होती है, फिर एरिस्टोक्रेसी आती है और फिर एम्पायर बन जाती है। सिटीजन्स वर गिवन सिविल राइट्स नॉट पॉलिटिकल। अब होता ये है कि इसमें सिविल राइट्स तो दिए जाते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू गेट मैरिज, जितने भी सिविल राइट्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट उनको नहीं दिए जाते, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी नहीं होती रोमन एम्पायर में, जैसे ग्रीस में थी। देयर अचीवमेंट वॉज अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल लॉज बिफोर विच ऑल द सिटीजन्स वर इक्वल। अब उनकी अचीवमेंट क्या है कि यूनिवर्सल लॉ होता है जिसमें सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं। इट लास्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज। इसमें ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फ्लरिश करती है। वास्ट टेरिटरी ऑफ द यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में होती है। एंड अंडर दिस कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सल पीस की कंडीशंस पर ये एक तो एक्सपेंड करती है यूरोप, एशिया और अफ्रीका में, और ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इसकी काफ़ी फ्लरिश कर जाती है। वीकनेसेस इसकी क्या होती हैं, एक तो डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। मैंने आपको बताया था सिविल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट कोई भी नहीं दिया जाता, तो पॉलिटिकल लिबर्टी इनको नहीं होती। डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होती। हैवी टैक्सेशन होती है।
स्लेवरी होती है, रिलीजियस परसिक्यूशंस होती हैं। दीज वर कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, जिस वजह से रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाती है फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल स्टेट फ्रॉम एशेज ऑफ रोमन एम्पायर रोज द फ्यूडल स्टेट। जब रोमन एम्पायर टूट जाती है तो उससे फ्यूडल स्टेट्स राइज होती हैं, छोटी छोटी स्टेट्स राइज होती हैं जिन्हें फ्यूडल स्टेट कहा जाता है। विद फॉल ऑफ द रोम आइडिया ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एंड सॉवरेनिटी वैनिश। अब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, डिफरेंट नॉबल्स एंड प्रिंसेस जो होते हैं स्पेशली जर्मेनिक ट्राइब्स के, वो अपनी अपनी किंगडम्स एंड प्रिंसिपैलिटीज़ बना देते हैं और उन्हीं पर रूल करते हैं। ठीक है, पहले तो बड़ी रोमन एम्पायर होती है, लेकिन जब वो रोमन एम्पायर ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो छोटी छोटी स्टेट्स पर नोबल्स और प्रिंसेस स्पेशली जो जर्मेनिक ट्राइब्स होते हैं उनके वो ख़ुद रूल करना शुरू कर देते हैं। नोबल्स के पास लैंड होती है और वेसल्स होते हैं, और वो वेसल्स उनके जो होते हैं, जो पीजेंट्स उनके होते हैं, वो उनको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनको इकोनॉमिक ड्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में नोबल्स अपने वेसल्स को प्रोटेक्शन देते हैं। तो अब ये जो नोबल्स हैं, इन नॉबल्स के अगेंस्ट पीजेंट्स जो हैं या वेसल्स जो हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं, और जब वो रिवोल्ट कर देते हैं तो फ्यूडल स्टेट्स भी कन्वर्ट हो जाती हैं नेशन स्टेट सिस्टम में। तो लास्ट है नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ स्टेट। इट इज़ बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑफ नेशनैलिटी सच एज कॉमन रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स, कॉमन एस्पिरेशंस एट्सेट्रा एंड इज स्ट्रेंथन्ड बाय द नेशनल बाउंड्रीज। अब कॉमन स्टेट्स में अब होता तो ये है ना कि जब रोमन बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी तो उन एम्पायर्स में रिवोल्ट आता है तो फिर फ्यूडल स्टेट्स बनती हैं, फिर फ्यूडल स्टेट्स के अंदर रिवोल्ट आता है तो नेशन स्टेट्स बन जाती हैं, और ये अपनी कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, एस्पायरेशंस की बेस पर एक दूसरे से यूनाइट होते हैं। 15th सेंचुरी यूरोपियन नेशन स्टेट्स हैव एज्यूम्ड सेवरल डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। दे आर ब्रीफली एब्सोल्यूट मोनार्कीज। अब ये जो नेशन स्टेट्स होती हैं ये एक तो इनके अंदर स्टार्ट में जब ये राइज़ होती हैं तो उनमें एब्सोल्यूट मोनार्कीज होती हैं। ठीक है, तो वो जैसे फ्रांस के अंदर मोनार्की होती है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर मोनार्की होती है, जर्मनी के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के अंदर मोनार्की होती है। तो वो अपनी कॉलोनियल एम्पायर जो है वो बनाते हैं। फिर मोनार्की के बाद फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आती है, अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं, फाशिस्ट डिक्टेटरशिप आती है, एंड नाउ इन सब पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिज्म का एंड फाशिज्म का राइज बाद में 19th सेंचुरी में होता है। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट वाज मोनार्किकल। इट वाज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द किंग। पहले आपने देखा था कि 1790 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जो कि 1789 में आया था, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे पहले मोनार्की थी। वो नेशन स्टेट थी फ्रांस, लेकिन उसके अंदर मोनार्की थी। तो वो मोनार्की जो है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है डेमोक्रेसी में, और इट एग्जिस्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक ये रहती है। फिर जो पावर है वो मोनार्क से पीजेंट्स के हाथ में आ जाती है। ठीक है, फिर पीजेंट्स के हाथ में, उसके बाद रियन ऑफ टेरर होता है, तो फिर नेपोलियन के हाथ में पावर आ जाती है। फिर नेपोलियन के अगेंस्ट रिवोल्ट होता है तो फिर कॉमन जो मिडिल क्लास होती है उसके हाथ में पावर आ जाती है, और डेमोक्रेसी। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर मोनार्की होती है, लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होती है। बाकी स्टेट्स के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, और 16th सेंचुरी में भी ये डिफेंड कर रहे होते हैं। जो थॉमस हॉब्स हैं वो मोनार्की को डिफेंड कर रहे होते हैं डिवाइन राइट्स पे। और उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू इट्स राइज इज डिके ऑफ द मिडिवल चर्च एंड द रिलीजन एंड स्प्रेड ऑफ द न्यू लर्निंग कॉल्ड रेनेसा। मिडिल एजेस में रेनेसा आ जाता है, एंड राइज ऑफ द मर्केंटाइल बर्जेस और मिडिल क्लासेस हु हेटेड सोशल एंड पोलिटिकल distributions and quarrels of the feudal barons. These causes led to the national consciousness and people who rallied around the king against the feudal nobles in order to consolidate and strengthen national unity, peace and prosperity. Political thinkers like Machiavelli, Bodin, Hobbes also supported। जब पार्लियामेंट के दरमियान में और चर्च के दरमियान में एक तरह से टसल आ जाती है इख्तियारात की, या लोगों के दरमियान में टसल आ जाती है, तो उस टाइम पर डिवाइन राइट किंग अपने आप को डिफेंड करते हैं। और फिर एट लास्ट 1789 में फ्रेंच में रेवोल्यूशन आता है, और उसके बाद ये रेवोल्यूशन जो उनकी स्पिरिट होती है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में स्प्रेड कर जाती है। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर होती है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, लेकिन फिर बाद में जब पार्लियामेंट बिल्ट हो जाती है तो जो मोनार्की है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसको लीगल कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेट सिस्टम है ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती हैं प्रीमिटिव सोसाइटी से लेकर नेशन स्टेट सिस्टम तक, जो कि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है।